Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. So in this video we will discuss some PYQs. ठीक है, इसमें हम PYQs के बारे में डिस्कस करेंगे. जैसा कि आपको मालूम है, हमने पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है. इस वाले वीडियो में भी हम PYQs डिस्कस करेंगे. सिलेबस हो चुका है, आप मेरी वीडियोस जो प्लेलिस्ट में है वहां से चेकआउट कर सकते हो. यहाँ पर हम PYQs के बारे में डिस्कस करेंगे. तो कुछ PYQs मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए जरूरी है. तो यहाँ पर आइए कुछ PYQs पढ़ते हैं. यहाँ पर आप सभी के लिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अच्छा एक चीज और है, पहले जो भी यहाँ पर स्टूडेंट जून वाले अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, जो जून वाले अटेम्प्ट के लिए पढ़ रहा है, उनके लिए ये सारे PYQs बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये सारे PYQs पहले एग्जाम में आ चुके हैं. एग्जाम में आने के साथ साथ जो भी आपको यहाँ पर टॉपिक नहीं समझ में आता है PYQ, वैसे मैं आपको PYQ सारे डिटेल में ही सॉल्व करा रही हूँ, लेकिन फिर भी इन केस आपको कोई PYQ में डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो. साथ साथ मैक्सिमम वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना, ठीक है. तो चलो अब हम PYQ से शुरुआत करते हैं. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है गाइस, अस्थमा अटैक इन चिल्ड्रन आर यूजुअली प्रोवोक्ड बाय. जो अस्थमा अटैक होते हैं बच्चों में, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है? ध्यान देना, यहाँ पर सिर्फ चिल्ड्रन की बात करी हुई है, ठीक है. जो अस्थमा डिजीज है बच्चों में, वो किसकी वजह से यहाँ पर होती है? फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, टेलीविजन व्यूइंग से, फूड एलर्जी से, या फिर सीजनल ट्रांजिशन से. अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है. यहाँ पर क्वेश्चन इज आस्किंग कि अस्थमा अटैक किसकी वजह से होता है, ठीक है. अब अगर हम अस्थमा की बात करें तो टेलीविजन, क्या टीवी देखने से अस्थमा होता है? तो ये ऑप्शन तो वैसे ही डिलीट हो गया, ठीक है. इसको देखो, जब भी हम एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो तो सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप ये देखो कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है. दूसरी बात, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, फटाफट से आंसर करो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को इतना टाइम नहीं मिलता है, ठीक है. तो इसलिए ज्यादा एक क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट से क्वेश्चन लगाना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना है. फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछ रहे हैं, अस्थमा अटैक जो होते हैं वो किस वजह से होता है? टेलीविजन देखने से कभी अस्थमा नहीं होता है, तो बी ऑप्शन को यहाँ पर आपने डिलीट कर दिया, ठीक है. तो ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन नंबर सी, फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस से होगा, ठीक है. फूड एलर्जी से अस्थमा हो सकता है, एंड सीजनल ट्रांजिशंस, सीजन्स जब चेंज होते हैं उनकी वजह से अस्थमा अटैक्स यहाँ पर बच्चों में देखने को मिल सकता है. तो इसलिए जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. फॉलोइंग आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क. सिल्क की फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको बतानी है, ठीक है. सिल्क क्या है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, सिल्क एक नेचुरल फाइबर है ना. ये टेक्सटाइल से क्वेश्चन है. सिल्क क्या है? एक नेचुरल फाइबर है. तो यहाँ पर सिल्क की फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों को बतानी है. तो सिल्क की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी? अब ध्यान से सुनो, ऑप्शन क्या बोल रहा है. ऑप्शन आर स्मूथ फाइबर. क्या सिल्क स्मूथ फाइबर होता है? यस, सिल्क स्मूथ फाइबर होता है, सभी को मालूम है. मॉडरेट इलोंगेशन, इसकी इलोंगेशन कैसी होती है? मॉडरेट होती है. मतलब जब आप सिल्क के कपड़े को स्ट्रेच करते हो तो मॉडरेट इलोंगेट करता है, ये भी ठीक है. हाई इलोंगेशन नहीं होता है, ठीक है. हाई डेंसिटी, जब हाई इलोंगेशन नहीं है तो हाई डेंसिटी भी नहीं रहेगी, क्योंकि सिल्क के जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत फाइन होते हैं, ठीक है, बहुत फाइन स्ट्रक्चर होता है. इसलिए यहाँ पर जो डेंसिटी होती है वो कैसी होती है? लो, हाई नहीं रहती है. लो मॉइस्चर रीगेन, मतलब मॉइस्चर को इजिली ट्रैप, लो नहीं होता, हाई होता है, ठीक है. इजिली मॉइस्चर को वो ट्रैप कर लेता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी और डी गलत हो जाएगा. ऑप्शन नंबर ए एंड बी वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है. तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करना है, राइट. सिल्क की फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर पूछी गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इनहिबिट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन. ऐसे कौन से फैक्टर है जो कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं, ठीक है. ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं? ऐसे फैक्टर्स होते हैं एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, ठीक है. इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस करा है कि एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स क्या होते हैं, जो किसी भी न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं, ठीक है. जो कोई भी न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स बोलते हैं. तो यहाँ पर एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स कौन से होंगे? योर ऑप्शंस आर ऑक्सैलिक एसिड, प्रोटीन, कैफीन, फाइटिक एसिड और लैक्टिक एसिड, लैक्टोज, सॉरी, ठीक है. तो लैक्टोज यहाँ पर क्या है? लैक्टोज इज द मिल्क शुगर, ठीक है ना. तो लैक्टोज तो यहाँ पर डिलीट हो जाएगा, क्योंकि लैक्टोज क्या है? इट इज द मिल्क शुगर. तो लैक्टोज कभी भी यहाँ पर एक
कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को नहीं रोकती है, जबकि वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन डिलीट हो गया गाइस? अब यहाँ पर डिलीट हो चुका है ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अब ये वाला हमने ऑप्शन हटा दिया है। अब आता है ऑक्सैलिक एसिड प्रोटीन। यहां पर क्या प्रोटीन जो है, प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन भी रोकता है, ऑक्सैलिक एसिड भी रोकता है, और यहां पर ऐसा कौन सा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है जो कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को रोकता है? अब देखो, प्रोटीन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, प्रोटीन क्या है? एक न्यूट्रिएंट है, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। तो जब प्रोटीन एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है तो क्या वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोकेगा? नहीं, क्योंकि प्रोटीन तो खुद ही एक क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट है। तो बचा क्या? ऑक्सैलिक एसिड, कैफीन एंड फाइटिक एसिड। तो बी ऑप्शन डिलीट कर दो, बी यहां से डिलीट हो गया। तो कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि प्रोटीन तो खुद ही एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, तो वो क्या कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोकेगा। तो प्रोटीन और लैक्टोज, लैक्टोज एक मिल्क शुगर है। बाकी बचता है ऑक्सैलिक एसिड, कैफीन एंड फाइटिक एसिड। ये तीन ऐसे एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं जो कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जैसे आपके पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट है। और लैक्टोज क्या है? लैक्टोज इज द मिल्क शुगर। ठीक है, वो भी क्या है? एक डाइसैकेराइड है। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर 3 यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के फंक्शंस क्या होते हैं? ठीक है, आपको प्रोटीन के फंक्शन यहां पर बताने हैं कि प्रोटीन क्या करता है। तो जब भी मैंने आपको प्रोटीन के फंक्शन बताए थे गाइस, ये था आपका थर्ड, दिस वन इज फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन के आपको फंक्शन बताने हैं। तो प्रोटीन के फंक्शन क्या होते हैं? ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यू, क्या वो टिश्यू की ग्रोथ को मेंटेन करता है। ठीक है, प्रमोटर ग्रोथ ऑफ डिजायरेबल बैक्टीरिया। अब देखो, टिश्यू जब प्रोटीन है, प्रोटीन क्या करता है? मसल रिपेयरमेंट का काम करता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि जैसे जिम करते हैं, ठीक है, उनकी मसल्स वो क्या लेते हैं? ज्यादा प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, ताकि जो मसल टिश्यूज जो टेयर अप हो गए हैं उनकी रिकवरी हो जाए प्रोटीन लेने से। ठीक है, तो मसल की रिपेयरमेंट का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। तो यहाँ पर जब हम फंक्शंस की बात करते हैं प्रोटीन की, तो एक तो वो क्या करेगा? टिश्यूज की ग्रोथ और मेंटेनेंस रखेगा, टिश्यू को मेंटेन करके रखेगा बॉडी में। क्या वो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए प्रमोट करता है? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कभी भी यहाँ पर बैक्टीरिया को ग्रो नहीं कराता है। एक्ट एज अ इंसुलेटर, क्या इंसुलेटर की तरह एक्ट करते हैं? नहीं, क्योंकि इंसुलेटर की तरह कौन एक्ट करता है? फैट। लेकिन काफी बार क्या होता है, कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, कुछ ऐसे कंडेंस्ड प्रोटीन्स होते हैं जो इंसुलेटर की तरह एक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि इंसुलेटर की तरह कौन एक्ट करता है? फैट। ठीक है, अब यहां पर आता है मेंटेनेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पीएच, पीएच को मेंटेन करता है। सभी को मालूम है ना कि प्रोटीन क्या करता है? पीएच को मेंटेन करके चलता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को भी क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। तो ए, डी और ई यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो यहां पर ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहां पर डी आएगा, सी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पर्सन बिटवीन द एजेस ऑफ 50, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर हम देखते हैं, अ पर्सन बिटवीन द एजेस ऑफ 50 एंड 65 ईयर्स इज लाइकली टू हैव मोर डिफिकल्टी इन, ऐसे पर्सन जिनको पढ़ने में डिफिकल्टी होती है। ठीक है, डिफिकल्टी किसमें? सॉरी, पढ़ने में नहीं, 50 से 60 एज वाले जो पर्सन है उनको किस चीज में डिफिकल्टी यहां पर होती है। ठीक है, सबसे पहला है रीडिंग अ वॉल चार्ट एट द आई केयर डॉक्टर ऑफिस विद अ लार्ज फॉन्ट साइज, रीडिंग अ स्ट्रीट होर्डिंग, रीडिंग अ न्यूज़पेपर और वॉचिंग अ टीवी प्रोग्राम। तो अगर मैं 50 से 65 एज वाले पर्सन की बात करूं तो उनको ज्यादा पास का कम दिखाई देता है ना। तो बड़े लेटर तो उनको समझ में आ जाएंगे, लार्ज फॉन्ट वाले, स्ट्रीट होर्डिंग भी दिख जाएगा, न्यूज़पेपर वो नहीं पढ़ पाएंगे और टीवी प्रोग्राम भी देख पाएंगे अगर टीवी का डिस्टेंस यहाँ पर ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसमें पूछा ही है, इसको हम बोलते हैं डिसलैक्सिया, है ना। डिसलैक्सिया डिसऑर्डर होता है जो कि 50 to 60 ईयर्स में एज में होता है, जिसमें हमें न्यूज़पेपर या जो पास की चीजें हैं वो देखने में थोड़ा मुश्किल समझ में आती है, दिखता नहीं है, तो उसको हम यहाँ पर बोलते हैं डिसलैक्सिया। नेक्स्ट पे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? जब भी हम न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट करते हैं क्रोनिक रीनल फेलियर में, तो हमें क्या क्या चीजें डाइट में रेस्ट्रिक्ट करनी चाहिए।
ठीक है, कौन कौन सी यहाँ पे चीजें ऐसी हैं जो आपको डाइट में रेस्ट्रिक्ट करनी चाहिए। सबसे पहला तो देखो, जब भी हम क्रॉनिक रीनल फेलियर की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर मैं एक्यूट की बात करूं तो एक्यूट में होता है नॉर्मल किडनी का स्टेज, ठीक है। अगर मैं क्रॉनिक रीनल फेलियर में बात करूं तो यहाँ पे आता है डायलिसिस वाली कंडीशन, ठीक है। तो डायलिसिस कंडीशन में क्या होता है, हम कभी भी मैंने आपको बताया था कि जब हम किडनी डिजीज पढ़ेंगे तो यहाँ पर मेन चीज हम क्या करते हैं, मेन हम प्रोटीन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, राइट। लेकिन अगर हम प्रोटीन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो वो हम एक्यूट स्टेज में करते हैं। क्रोनिक स्टेज में जो है, मैंने आपको डाइटरी मैनेजमेंट पढ़ाया हुआ है, वहां से पढ़ना कि डायलिसिस के केस में क्या होता है, जो प्रोटीन है ना, उसकी रिक्वायरमेंट हल्की सी 0.5 तक कुछ बढ़ जाती है। तो इसमें हम प्रोटीन को रेस्ट्रिक्ट नहीं करते, क्योंकि डायलिसिस के केस में क्या होता है, कुछ अमाउंट में प्रोटीन खत्म होने लग जाता है बॉडी से, इसलिए प्रोटीन की हल्की सी रिक्वायरमेंट बॉडी में बढ़ जाती है। तो जब भी हम डायलिसिस कंडीशन में करते हैं तो क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट करनी चाहिए। मेन हमें कार्बोहाइड्रेट्स को भी रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो है बहुत हाई एनर्जी यहाँ पर देते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ एनर्जी एंड सोडियम, ठीक है। प्रोटीन और वाटर को रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं। अगर मैं प्रोटीन और वाटर की बात करूं तो हम एक्यूट कंडीशन में रेस्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि डायलिसिस में क्या होता है, हमारी बॉडी में जब ब्लड प्यूरिफाई होता है, सारी चीजें डायलिसिस पे चल रही होती हैं, तो यहाँ पर जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो हल्की सी बढ़ जाती है, प्रोटीन की भी और वाटर की भी। इसलिए बोला है यहाँ पर क्रोनिक रीनल फेलियर। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होता कि न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट ऑफ रीनल फेलियर, अगर रीनल फेलियर का आता सिर्फ रीनल फेलियर, मतलब यहाँ पर सिर्फ आपसे किडनी फेल का पूछा जाता कि किडनी फेलियर है तो क्या रेस्ट्रिक्ट करना है, तो हमें यहाँ पर सोडियम, प्रोटीन और वाटर रेस्ट्रिक्ट करना है। लेकिन यहाँ पर डायलिसिस की कंडीशन पूछे तभी यहाँ पर आपको क्रोनिक स्टेज लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी, सी एंड ई ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन इजीली क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस, सेवेंथ क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंपनसेशन। यहाँ पर कंपनसेशन के कंपोनेंट्स आपको बताने हैं, ठीक है। कंपनसेट आप कैसे करते हैं उसके बारे में आपको बताना है। बेसिक पे, कलेक्टिव बार्गेनिंग, इंसेंटिव्स एंड बेस कंपनसेशन। तो ये तो नॉर्मल बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर बेसिक पे और इंसेंटिव्स जो है वो कंपनसेशन का पार्ट होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग और बेस कंपनसेशन कोई भी पार्ट नहीं है, ठीक है। तो बेसिक पे एंड इंसेंटिव, ए एंड सी क्या होगा, कंपनसेशन के कंपोनेंट्स, एंड बी और डी जो है ये कंपनसेशन के पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है। बार्गेनिंग तो बिल्कुल भी नहीं होता है, इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे, जो नहीं आ रहे हैं वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 8th क्वेश्चन है, वर्कशॉप कंडक्टेड फॉर यंग पेरेंट्स इन प्री स्कूल हाईलाइट बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ चाइल्ड केयर, सिलेक्ट साइलेंट एरियाज प्रमोटेड। यहां पर बोला गया है क्वेश्चन में कि आपके लिए एक वर्कशॉप कंडक्ट की हुई है प्री स्कूल्स में, जिसमें क्या बताया हुआ है कि हम बच्चे की कैसे केयर कर सकते हैं, है ना। एक यहाँ पे वर्कशॉप कंडक्ट की है प्री स्कूल में पेरेंट्स के लिए, और उसमें बोला है कि हम इसमें बच्चों के लिए कैसे यहाँ पर चाइल्ड केयर कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर पेरेंट्स को सिखाया जा रहा है। तो उस चीज में हम क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं, क्या क्या चीजें उनके पेरेंट्स को हम सिखा सकते हैं। बेसिकली दिस इज अ पार्ट ऑफ पेरेंट एजुकेशन, ठीक है। ये किसका पार्ट है, पेरेंट एजुकेशन टॉपिक का पार्ट है, कि हम यहाँ पर पेरेंट एजुकेशन दे रहे हैं, बच्चों के स्कूल में वर्कशॉप कंडक्ट हुआ है फॉर द पेरेंट्स, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें यहाँ पर आ सकती है पेरेंट एजुकेशन में, तो हम क्या क्या चीजें यहाँ पर बताएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले बता सकते हैं, है ना, प्ले, कंसिस्टेंट डिसिप्लिन ऑब्वियसली हम सिखाते हैं। बैलेंस डाइट, किस तरीके की बैलेंस डाइट लेनी है बच्चों को। एटलीस्ट 2 आवर ऑफ स्क्रीन टाइम, क्या पेरेंट्स को सिखाया जाता है कि अपने बच्चों को 2 घंटे तक स्क्रीन देखने दो, मोबाइल या टीवी, तो ये गलत हो गया। कन्वर्सेशन विद चिल्ड्रन भी यहाँ पर गलत है, ठीक है। लिमिटेड कॉन्वर्सेशन ठीक है, बट ज्यादा अगर बच्चों को ही इन्वॉल्व करे रखोगे तो यहाँ पर इम्पैक्ट जो है वो गलत पड़ता है। तो इसलिए पेरेंट एजुकेशन की बात हो रही है, ठीक है। कॉन्वर्सेशन होना चाहिए लेकिन डीप कॉन्वर्सेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आएगा, ए, बी एंड सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा,
ठीक है, चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आया है कम्युनिकेशन का क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोगों को ये आंसर पता होगा। सबसे पहला असर्शन रीजन बोला जा रहा है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब भी आपसे कम्युनिकेशन में से क्वेश्चन आता है, जब भी कम्युनिकेशन में से क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, और ऐसा ऑप्शन आता है आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो क्या करना है, आर को जस्टिफाई करना है। पहले आर को देखना है कि असर्शन से ये मैच खा रहा है कि नहीं, है ना, कि रीजन जो है वो असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। ये तो थी ट्रिक की बात कि पहले आपको क्या करना है, रीजन को देखना है कि असर्शन से जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। द इनिशियल मैसेज टू स्टूडेंट इन द क्लासरूम बाय अ टीचर नीड नॉट टू बी क्रिटिकल टू एस्टेब्लिश इंटरैक्शन लेटर। इसमें बोला गया है जो भी हम इनिशियल मैसेज देते हैं, है ना, इनिशियल मैसेज कैसा जाना चाहिए, इनिशियल मैसेज क्रिटिकल नहीं जाना चाहिए, ज्यादा गंभीर नहीं जाना चाहिए, है ना। इनिशियल मैसेज ये क्लासरूम कम्युनिकेशन का पार्ट है, ठीक है। इसमें बोला है इनिशियल मैसेज टू अ स्टूडेंट इन द क्लासरूम बाय अ टीचर नीड नॉट टू बी क्रिटिकल टू एस्टेब्लिश इंटरैक्शन लेटर। अगर यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन करना है क्लासरूम में तो क्या यहाँ पर इनिशियल मैसेज क्रिटिकल होना चाहिए, ठीक है, सॉरी क्रिटिकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रिटिकल होगा तो आपको इंटरैक्ट करने में फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। तो इनिशियल मैसेज जो जाता है वो क्या क्रिटिकल होना चाहिए, ऑब्वियसली वो क्रिटिकल होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स क्या क्या कर सके, आपके जो टॉपिक पढ़ा रहे हो उसको समझ सके। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा रही हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको, चलो मैं आपको टाइप्स ऑफ एडिटिव्स पढ़ा रही हूँ, फूड एडिटिव्स, ठीक है। अब मैं आपको एडिटिव्स के बारे में ही ना बताऊं, अगर मैं आपको बेसिक ही नहीं बताऊं तो आप क्या समझ पाओगे, कोई भी मैसेज को नहीं समझ पाओगे। अगर मैं डायरेक्ट टाइप्स ऑफ एडिटिव पढ़ा दूं और यहाँ पर एडिटिव का आपको मतलब ही नहीं पता है तो आप कैसे आगे चीजों को समझेंगे। इसलिए जो हम मैसेज देते हैं वो कैसा होता है, क्रिटिकल होता है। हम पहले बेसिक चीजों को पढ़ाते हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि सबसे पहले क्या करा मैंने, टफ चीजें पढ़ा दी, है ना, पहले हम बेसिक से क्लियर करते हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मोर कंट्रोल ओवर द कम्युनिकेशन मीन्स मोर कंट्रोल ओवर व्हाट द स्टूडेंट्स आर लर्निंग। जितना ज्यादा आप कम्युनिकेशन प्रोसेस पे कंट्रोल करोगे उतना ही ज्यादा बच्चे यहाँ पे लर्न करेंगे। ऑब्वियसली जब आप यहाँ पर अपनी कम्युनिकेशन को कंट्रोल करोगे, ज्यादा अगर यहाँ पर फालतू मैसेजेस नहीं दोगे बच्चों को, या बहुत इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं, अगर ज्यादा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करोगे, ज्यादा ही यहाँ पर आप फ्लेक्सिबल हो जाओगे स्टूडेंट्स के साथ, तो ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा जब भी बात हो रही है तो यहाँ पर हम कम्युनिकेशन कंट्रोल की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल मैसेज, अब आप इसका यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है, एक्सप्लेनेशन की क्या बात हो रही है, जिसको नहीं समझ में आया है यहाँ से हम एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या बोला गया है, जो इनिशियल मैसेज होता है स्टूडेंट्स के लिए, है ना, वो क्रिटिकल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप क्रिटिकल किसी भी मैसेज को बनाओगे, है ना, अगर हम किसी भी यहाँ पर मैसेज को क्रिटिकल बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप क्रिटिकल मैसेज को बनाओगे तो यहाँ पे बच्चे नहीं समझ पाएंगे, है ना। हम जैसे मैंने आपको फूड एडिटिव का एग्जांपल दिया तो हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पर क्रिटिकल नहीं होना चाहिए। आप इसमें इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज को भी यूज कर सकते हो टीचिंग और लर्निंग को कंफर्टेबल बनाने के लिए, ठीक है। तो इनिशियल मैसेज कैसा होना चाहिए, नीड टू बी क्रिटिकल टू एस्टेब्लिश इंटरैक्शन लेटर। असर्शन में क्या बोला गया था कि नहीं होना चाहिए, क्रिटिकल होना चाहिए, ताकि बच्चे जो है वो इजीली फ्लेक्सिबल हो जाए, ठीक है, इजीली कम्युनिकेट कर पाए, इजीली डाउट्स लेके आ सके, है ना। तो ज्यादा क्रिटिकल मींस गंभीर नहीं होना चाहिए, मतलब गंभीर होना चाहिए मैसेज, लेकिन इसमें लिखा है कि गंभीर नहीं होना चाहिए, तो इसलिए असर्शन जो है वो क्या हो जाएगा, असर्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला है कि जो मैसेज है वो कैसा होना चाहिए, नीड नॉट टू बी क्रिटिकल, वो क्रिटिकल नहीं होना चाहिए, जबकि मैसेज हमेशा यहाँ पर क्रिटिकल होना चाहिए, क्योंकि हम इसमें इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज लगा सकते हैं ताकि हम टीचिंग और लर्निंग को क्या कर सके, कंफर्टेबल बना सके स्टूडेंट्स के साथ, एक इफेक्टिव मैसेज और एक रियल मैसेज जो है बच्चों को दे सके, ठीक है। Now, this initial message to the students in the classroom by a teacher need to be critical to establish interaction later. This is important for the good communication in the classroom. अगर आप मैसेज को क्रिटिकल नहीं बनाओगे, है ना, तो बच्चे क्या सोचेंगे
कि टीचर को ज़्यादा कुछ नहीं आता है, वो स्टार्टिंग में इतना फ्लेक्सिबल हो गई है किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए। अब हमसे मतलब नहीं है कि हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब हम लेटर इंटरेक्शन करेंगे तो हम उनकी क्लास में जाना भी ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे कि उनको तो कुछ आता ही नहीं तो हम क्यों जाए। इसलिए जो इनिशियल मैसेज होता है, स्टार्टिंग का मैसेज होता है, वो दैट शुड बी द क्रिटिकल, राइट। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट बोला था, जितना ज्यादा हम कंट्रोल करेंगे कम्युनिकेशन पे उतना ज्यादा यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो लर्न करेंगे। ये भी ठीक है ना। अगर आपको एक सेफ क्लासरूम बनाना है, एक नर्चरिंग, एक अच्छी बॉन्ड यहाँ पर बनाना है, एक अच्छा बॉन्ड बनाना है स्टूडेंट्स के साथ, तो यहाँ पर हमेशा एक पॉजिटिव और एक ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो जितना ज्यादा आप यहाँ पर कंट्रोल करोगे उतना ही ज्यादा यहाँ पर स्टूडेंट्स सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 10, टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम इज अ नेचुरल एबिलिटी। क्या यहाँ पर जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो क्या एक कम्युनिकेशन नेचुरल एबिलिटी है? रीजन में बोला गया है इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम डिमांड नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। जब हम इफेक्टिव टीचिंग करते हैं तो इफेक्टिव टीचिंग से क्या होता है, इफेक्टिव टीचिंग अगर है तो नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमें नॉलेज अच्छी है, अगर हम स्टूडेंट्स के साथ अच्छा बॉन्ड बना पा रहे हैं तो हम इफेक्टिव टीचिंग यहाँ पर कर सकते हैं। अगर हमें नॉलेज है तो ही तो हम इफेक्टिव टीचिंग करेंगे ना, नॉलेज नहीं है तो कैसे हम इफेक्टिव टीचिंग करेंगे। इसलिए बोला है कि जब भी हम यहाँ पर कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या एक कम्युनिकेट करना क्लासरूम में एक नेचुरल एबिलिटी है, क्योंकि अगर इफेक्टिव टीचिंग होगी तो उससे हमारी नॉलेज जो है वो इंक्रीज होगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जब भी हम यहाँ पे, ये तो सबसे पहले बात हो रही है क्लासरूम कम्युनिकेशन की, ठीक है। क्लासरूम कम्युनिकेशन का मॉडल किसने दिया था? कॉलिन चन ने, आप सभी को याद रखना है। तो जब भी हम यहाँ पे क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो क्या क्लासरूम कम्युनिकेशन में हम जब भी कम्युनिकेट करें अच्छे तरीके से, क्या वो एक नेचुरल एबिलिटी है? नहीं है, है ना। क्योंकि अगर यहाँ पे बात है इफेक्टिव टीचिंग की, अब हम इसको इफेक्टिव टीचिंग के कंटेक्स्ट में लेके चलेंगे। अगर मैं इफेक्टिव टीचिंग की बात करूं तो क्या कम्युनिकेट करने एक नेचुरल एबिलिटी है? नहीं, क्योंकि इफेक्टिव टीचिंग से हम क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव टीचिंग हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम अपने इंस्ट्रक्शनल एड्स का यूज कर सकते हैं, जैसे हम ऑडियो विजुअल एड्स का यूज कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर कभी भी कम्युनिकेट करना कोई एक नेचुरल एबिलिटी नहीं है। हाँ, रीजन में ये बोला गया है कि अगर हम इफेक्टिव टीचिंग करेंगे, इफेक्टिव टीचिंग कब होगी? जब हमारे पास नॉलेज होगी। अगर नॉलेज होगा तो ही यहाँ पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है। इसलिए फोर्थ यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि असर्शन यहाँ पर क्या है? फॉल्स, और रीजन क्या है यहाँ पर? ट्रू। अब हम इसको एक बार जस्टिफाई कर लेते हैं। जब भी हम क्लासरूम में कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो एक नेचुरल एबिलिटी नहीं है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि वो एक नेचुरल एबिलिटी है। कभी भी कम्युनिकेशन एक नेचुरल एबिलिटी नहीं है, क्योंकि जब हम इफेक्टिवनेस की बात करते हैं, ठीक है, जब हम यहाँ पर इफेक्टिवनेस की बात करते हैं तो इस इफेक्टिवनेस को हम एनहांस कर सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग द वेरियस स्ट्रैटेजीज, जैसे लाइक द यूज ऑफ चार्ट, ऑडियो विजुअल एड्स। एवरी इंडिविजुअल हैज अ यूनिक सेट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल दैट आर लर्न्ड, है ना। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन एक नेचुरल एबिलिटी नहीं है। हाँ, कम्युनिकेशन एक यूनिवर्सल फिनोमिना है, लेकिन वो सारी चीजों को क्योर नहीं कर सकता। कम्युनिकेशन हमेशा बातचीत करने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। दूसरा, कम्युनिकेशन कभी भी एक नेचुरल एबिलिटी नहीं है, क्योंकि जब भी हम इफेक्टिवनेस की बात करते हैं, जब भी हम इफेक्टिवनेस, चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे वो टीचिंग का हो, चाहे हम नॉर्मल इफेक्टिवनेस की बात करें कम्युनिकेशन की, या इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करें, तो उस इफेक्टिव कम्युनिकेशन को हम कैसे इनहांस कर सकते हैं। भाई अगर आप, फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक नॉलेज, मैं आपको क्या पढ़ा रही हूं, एक अलग सा टॉपिक ले लेते हैं इस बार। मैं आपको पढ़ा रही हूं प्रिंटिंग, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग। ठीक है, मैंने आपको प्रिंटिंग बता दिया, प्रिंटिंग के टाइप्स बता दिए। अब अगर मुझे नॉलेज है प्रिंटिंग के बारे में तो ही मैं आपको बता रही हूं, है ना। मुझे टॉपिक की क्लैरिटी है तभी मैं आपको प्रिंटिंग या डाइंग समझा रही हूं। और अगर मैं इसी प्रिंटिंग को मैं आपको एक पिक्चर की फॉर्म में दिखा दूं कि इस तरीके से आपके ट्रांसफर प्रिंटिंग होती है, इस तरीके से बाटिक प्रिंटिंग होती है, इस तरीके से कलमकारी प्रिंटिंग होती है, इस तरीके से यहाँ पर हम रोलर प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको पिक्चर या वीडियो दिखा दूं तो उस पिक्चर और वीडियो से आप लोग ज्यादा सीखते हैं एज कंपैरिजन टू द जो मैंने आपको क्लास में प्रिंटिंग के डिटेल नोट्स कराए हैं, है ना। क्योंकि जो चीज हम देखते हैं
वो हम ज्यादा सीखते हैं, है ना। प्रैक्टिकल जब हम चीजें देखते हैं तो हम ज्यादा सीखते हैं, ज्यादा हमें एक्सपीरियंस होता है। तो अगर मैं यहाँ पर इफेक्टिवनेस की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको नॉलेज दे रही हूं तो मैं इफेक्टिव टीचिंग नहीं कर रही हूं, है ना। वो एक इफेक्टिव टीचिंग है, लेकिन उस इफेक्टिव टीचिंग को मैं कैसे एनहांस कर रही हूं, कैसे एनहांस करूंगी, बाय यूजिंग द चार्ट, ऑडियो विजुअल एड्स, चाहे मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखाऊं, कोई ऑडियो दिखाऊं, कोई वीडियो दिखाऊं, तो वहां से लर्निंग जो होती है वो हमेशा एनहांस होती है। तो कभी भी कम्युनिकेशन एक नेचुरल एबिलिटी नहीं है फ्रॉम द इफेक्टिवनेस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हम इफेक्टिवनेस को और ज्यादा एनहांस कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज ऑडियो विजुअल और चार्ट्स, है ना। तो नेक्स्ट यहां पर क्या बोला गया था, तो ये आपको समझ में आ गया, ये फॉल्स हो गई है। इफेक्टिव टीचिंग इट डिमांड्स द नॉलेज, नॉलेज होगी तभी इफेक्टिव टीचिंग होगी, है ना। तो यहाँ पर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग of the communication process is the key to effective communication in the classroom as it help to modify and use the communication aids efficiently। ठीक है, अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन करोगे तो इफेक्टिव यहाँ पर कम्युनिकेशन होगा, है ना। तो यहाँ पर टीचर्स को क्या रहना चाहिए, अप टू डेट रहना चाहिए। कैसे अप टू डेट, अगर देखो नॉलेज है तो ही यहाँ पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, और जो आपके पास नॉलेज है इस नॉलेज को हम कैसे एनहांस कर सकते हैं। टीचर्स को अपडेट रहना चाहिए, जो जो नई नई आपकी नया टॉपिक कोई आता है ना, कोई अपडेट आई है नई, उसको लेटेस्ट टीचिंग क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, स्पेशली द यूज ऑफ इंटरनेट, है ना। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नॉलेज अगर होगा तो नॉलेज से क्या हो सकता है, इफेक्टिव टीचिंग हो सकती है, राइट। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसलिए यहाँ पे असर्शन जो स्टेटमेंट था वो गलत था, और रीजन क्या है, सही है, क्योंकि कम्युनिकेशन एक नेचुरल एबिलिटी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर डिस्क्राइबिंग द ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस। ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस की कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है उसके बारे में बताना है। ये आ गया वो वाला क्वेश्चन जो मैं आपको लास्ट में, जो मैंने आपको टर्म बताई थी उसके बारे में, ठीक है। चलो यहां पर अब हम बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। तो 11th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए, Which of the following set of statement is correct for describing human communication process? Human communication process को आपको बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बोल रहा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन स्टिमुलेट आइडियाज। क्या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आइडियाज को स्टिमुलेट कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। अगर आप कुछ सोच रहे हो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जेस्चर में आपको दे रही हूँ। नॉन वर्बल में क्या आता है, जेस्चर, आई मूवमेंट, पैरा लैंग्वेज, आपका बॉडी पोस्चर, है ना। तो सिर्फ क्या वर्बल कम्युनिकेशन ही आइडियाज को स्टिमुलेट कर सकती है? नहीं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी स्टिमुलेट कर सकती है आइडियाज को। कम्युनिकेशन इज अ लर्न्ड एबिलिटी। अभी मैंने पीछे बताया है, कम्युनिकेशन एक लर्न्ड एबिलिटी नहीं है। हम बचपन से ही कम्युनिकेशन करना नहीं सीखते हैं। इसको किसने डिफाइन किया था, अभी बताती हूँ, एक मॉडल है। कम्युनिकेशन इज नॉट अ यूनिवर्सल पैनिकिया। ये क्या है, एक यूनिवर्सल फिनोमिना, ठीक है, इसको हम फिनोमिना बोलते हैं। तो क्या कम्युनिकेशन एक नेचुरल फिनोमिना है? क्या एक कम्युनिकेशन एक नेचुरल फिनोमिना नहीं है? कम्युनिकेशन एक नेचुरल फिनोमिना यहाँ पर नहीं है, ठीक है। हम इसको बचपन से ही नहीं सीखते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर, कम्युनिकेशन कैन नॉट ब्रेक डाउन। क्या कम्युनिकेशन को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं? ये गलत है। कम्युनिकेशन को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, है ना। लगातार थोड़ी ना आप एक सेंटेंस बोलोगे। मोर कम्युनिकेशन मीन्स मोर इफेक्टिव लर्निंग बाय द कम्युनिकेशन। जितना ज्यादा आप कम्युनिकेट करोगे उतना ही ज्यादा इफेक्टिव लर्निंग होगी। जितना ज्यादा बच्चों को सिखाओगे, समझाओगे, कम्युनिकेट करोगे, उतना ज्यादा हम इफेक्टिव नॉलेज होगा, इफेक्टिव लर्निंग होगा। वैल्यू ऑफ what is learned through classroom is not an issue for the student। जो क्लासरूम कम्युनिकेशन से बच्चे वैल्यू सीखते हैं, है ना, तो वो तो कोई इशू नहीं होता। अच्छा है, ये किसके लिए? स्टूडेंट्स की फ्यूचर के लिए है, कि स्टूडेंट्स के फ्यूचर को हम लर्निंग को कैसे एनहांस कर सकते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो यहाँ पर आप बी को एंड डी को डिलीट करो, तो बी और डी गया, यहाँ से बी और डी गया एंड डी गया, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसकी हम जस्टिफिकेशन पढ़ते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर ज्यादा कम्युनिकेशन करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव लर्निंग होगा, ऑब्वियसली, है ना। ज्यादा कम्युनिकेशन से मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन से क्या होगा, स्टूडेंट को भी बेनिफिट होगा और टीचर को भी बेनिफिट होगा। क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन से क्या होता है, लर्निंग इजी हो जाती है, बच्चों को इजीली सारी चीजें समझ में आने लगती है, ठीक है। उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है, उनके गोल्स के बारे में उनको आइडिया हो जाता है,
और टीचर्स को भी ज्यादा इफेक्टिव लर्निंग, वो अपनी भी लर्निंग यहाँ से करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन एक नेचुरल फिनोमिना यहाँ पर नहीं है ना। यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है एक नेचुरल फिनोमिना यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर नेचुरल फिनोमिना क्यों नहीं है? यहाँ पर नेचुरल फिनोमिना की अगर हम बात करें, सी वाले पॉइंट को हम जस्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि interpersonal communication is essential in establishing and sustaining the relationship. It is always not a cure to every problem or situation in our lives. ये मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया है कि कम्युनिकेशन एक यूनिवर्सल फिनोमिना नहीं है। यूनिवर्सल फिनोमिना का मतलब क्या होता है कि ये हर चीज की प्रॉब्लम को क्योर नहीं कर सकते हैं, है ना। कभी कभी चुप रहना भी बेटर होता है। कभी कभी यहाँ पर कम्युनिकेशन क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है, कभी कभी यहाँ पर हर बारी, है ना, एक यूनिवर्सल नहीं है कि हर बार प्रॉब्लम को क्योर करे। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है कि कम्युनिकेशन एक यूनिवर्सल फिनोमिना नहीं है। तो यहाँ पर आप इसको गलत मत समझना, क्योंकि इसमें हम प्रॉब्लम रिलेटेड बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है सारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट है। द वैल्यू ऑफ व्हाट इज लर्न, ये तो मैंने आपको जस्टिफाई कर दिया है। अगर हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करेंगे तो स्टूडेंट्स की वैल्यू इंक्रीज होगा और उनकी ओवरऑल जो पर्सनालिटी है वो क्या होगी, डेवलप होगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, एक बार फिर देख लेते हैं। नॉन वर्बल कैन स्टिमुलेट आइडियाज हो सकता है। कम्युनिकेशन, हाँ मैं आपको ये बता रही थी, कम्युनिकेशन एक लर्नड एबिलिटी नहीं है ना। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि हम कम्युनिकेशन को हम इफेक्टिव बना सकते हैं। दूसरा एक मॉडल है जिसको हम बोलते हैं डांस हेलिकल मॉडल। ठीक है, डांस हेलिकल बोलो या डांस हेलिक्स बोलो, एक ही है ना। डांस हेलिक्स मॉडल क्या बोलता है, ये मॉडल बोलता है, ऐसे डांस की फॉर्म में होता है, ऐसे स्पाइरल फॉर्म में। ये मॉडल क्या बोलता है, ये मॉडल बोलता है कि जो कम्युनिकेशन है ना, कि जो कम्युनिकेशन है वो हमारी बचपन से अच्छी नहीं होती है ना। जैसे सबसे पहले व्हेन द न्यू बेबी इज बोर्न, तो उनका लैंग्वेज क्या होता है, क्राइंग। ठीक है, सबसे पहले क्या होती है, क्राइंग होती है, फिर यहाँ पर कूइंग स्टेज आती है, फिर यहाँ पर बैबलिंग स्टेज आती है ना। तो ये सारी क्या है, धीरे धीरे बच्चों में ऐसे लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। तो डांस हेलिकल मॉडल में बोला गया कि कभी भी, है ना, कभी भी कोई भी बच्चा यहाँ पर पैदा होते ही बोलना नहीं सीखता है ना। व्हेन द बेबी इज बोर्न, तो उनका सिर्फ लैंग्वेज क्या होता है, क्राइंग, कूइंग, फिर धीरे धीरे बैबलिंग स्टेज आता है, फिर टेलीग्राफिक स्टेज आता है, फिर सेंटेंस बोलना स्टार्ट करता है। तो कम्युनिकेशन हमारी कोई पैदाइशी एबिलिटी नहीं है बोलने की, है ना। हम डांस हेलिकल मॉडल में क्या बोला गया कि हम बचपन से ही कम्युनिकेशन करना नहीं सीखते हैं। मतलब जैसे जैसे हम स्टेजेस पार करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर पहले इन्फेंट है, ठीक है, पहले यहाँ पर क्या है, इन्फेंट्स है, फिर यहाँ पर आए एडोलेसेंट, फिर आए यहाँ पर एडल्ट, फिर आया ओल्ड एज, है ना, फिर आता है ओल्ड एज। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम अपना सर्कल अलग अलग करते रहते हैं, हमारे सर्कल में नई नई चीजें ऐड होती रहती हैं। जैसे पहले बच्चे हैं, बच्चे कहाँ से सीखते हैं, अपने एनवायरनमेंट से, अपनी फैमिली से। फिर बड़े हो जाते हैं, स्कूल में चले जाते हैं, फिर स्कूल से लर्निंग करते हैं। तो कम्युनिकेशन धीरे धीरे इंप्रूव होती रहती है। इसलिए कम्युनिकेशन यहाँ पर एक लर्नड एबिलिटी नहीं है। बचपन से आप कम्युनिकेट करना नहीं सीखते हैं, है ना। जैसे जैसे आपके ग्रुप्स ऐड होते रहते हैं, आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स आपको सिखाते रहते हैं, या फिर आप एडोलेसेंट स्टेज में, स्कूल एज में चले जाते हो, बड़े हो जाते हो, फिर नए नए ग्रुप्स में जब ऐड होते हो तब हम कम्युनिकेशन करना सीखते हैं। इसलिए कभी भी कम्युनिकेशन एक लर्नड एबिलिटी नहीं है। ठीक है, हम बचपन से ही ये सारी चीजें नहीं सीखते हैं। कम्युनिकेशन यूनिवर्सल फिनोमिना नहीं है, ये करेक्ट है, क्योंकि ये सारी चीजें प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है, कम्युनिकेशन को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, जबकि हम कम्युनिकेशन को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इसलिए स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। इन अ क्लासरूम द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैसेज रिसेप्शन कैन बी एनहांस्ड बाय, है ना। यहां पर बोला है क्लासरूम में मैसेज जो आप रिसीव करते हो उसकी प्रोबेबिलिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, एस्टैब्लिशिंग अ व्यू पॉइंट, एक्सपोजिंग द इग्नोरेंस ऑफ स्टूडेंट, इंक्रीजिंग द इंफॉर्मेशन लोड एंड यूजिंग हाई डेसिबल ऑडियो टूल। बड़ा आसान क्वेश्चन है।
जब भी आप मैसेज दे रहे हो या मैसेज रिसीव कर रहे हो तो हमेशा क्या करना है, अपना व्यू पॉइंट को इस्टेब्लिश करना है ना। आप क्या उस टॉपिक के बारे में समझते हैं, कैसे हम उस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, कितना स्टूडेंट्स उसको लर्न कर रहे हैं। एक चीज याद रखना गाइज, जब भी हम कम्युनिकेशन चैप्टर की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो PYQs आते हैं या मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्लासरूम कम्युनिकेशन से आते हैं। ठीक है, वो कहाँ से आते हैं, वो क्लासरूम कम्युनिकेशन से आता है। तो आपको याद रखना है क्लासरूम कम्युनिकेशन जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम मैसेज रिसेप्शन की प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अपना व्यू पॉइंट को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, इंफॉर्मेशन लोड को भी नहीं ज्यादा बढ़ाना है, और हाई डेसिबल ऑडियो टूल्स हम यूज नहीं कर सकते, इससे इफेक्टिव टीचिंग या लर्निंग नहीं होगी। ठीक है, मैसेज रिसीव हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी को एक व्यू पॉइंट को एस्टेब्लिश करके, है ना। A program is established and each project within the overall program has a communicator viewpoint। जैसे आप कोई चीज बता रहे हो, ठीक है, मैं क्लासरूम में कोई प्रोजेक्ट, मुझे स्टूडेंट्स को डिवाइड करना है, तो जब मैं उस प्रोजेक्ट को स्टूडेंट्स के बीच में डिवाइड करूंगी तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को उस प्रोजेक्ट के बारे में बता भी तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पर जो हम मैसेज दे रहे हैं, जो स्टूडेंट्स मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, तो वो कैसे सीखेंगे, जब उनका खुद का एक व्यू पॉइंट होगा, है ना। जब उनका खुद का एक व्यू पॉइंट होगा तो वो क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट ओवरऑल जो प्रोग्राम है वो अच्छा चलेगा। यहाँ पर अगेन क्या होगा, जो लर्निंग होगी वो यहाँ पर इफेक्टिवनेस होगी, लर्निंग इंक्रीज होगी। ठीक है, प्रोजेक्ट लीडर क्या करेगा, अपनी आइडेंटिटी बताएगा, अपने आप को प्रमोट करेगा, ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इफेक्टिव टीचिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गाइस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रीसपोजेस। अगर हम यहाँ पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या होगा, नॉन अलाइनमेंट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हमेशा अलाइनमेंट चाहिए, डोमिनेशन नहीं हो सकता। ठीक है, आप कम्युनिकेशन में कोई भी चीज को डोमिनेट नहीं कर सकते, हर सेंटेंसेस, हर फ्रेजेस को आप बहुत समझकर या मैसेज को कंस्ट्रक्ट करके बोलते हो। पैसिविटी नहीं होनी चाहिए, ओनली क्या होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर होती है, क्योंकि जब अंडरस्टैंडिंग होगी कम्युनिकेटर और रिसीवर के बीच में, मतलब यहाँ पर जब सेंडर और रिसीवर के बीच में अंडरस्टैंडिंग होगी तो यहाँ पर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी, अदरवाइज एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इमेजिन यू आर वर्किंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वेयर पीपल आर ऑफ इक्वल स्टेटस। ठीक है, हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं जहां पे लोगों का क्या है, इक्वल स्टेटस है। Which method of the communication is best suited and normally employed in such a context? इसमें कौन सी कम्युनिकेशन है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक नॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जहां पर सबका इक्वल स्टेटस है। ठीक है, तो यहाँ पे हॉराइजॉन्टल, वर्टिकल, कॉर्पोरेट और क्रॉस कम्युनिकेशन, कौन सी कम्युनिकेशन होगी, ऐसी कम्युनिकेशन को गाइस हम बोलते हैं हॉराइजॉन्टल कम्युनिकेशन, जिसमें यहाँ पर सबकी इक्वल स्टेटस है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इक्वल पोजीशन है, बट जो डिपार्टमेंट है वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, इक्वल पोजीशन पे है सब, लेकिन डिपार्टमेंट यहाँ पे डिफरेंट है, तो वो हॉराइजॉन्टल कम्युनिकेशन होती है। वर्टिकल में सेम डिपार्टमेंट डिफरेंट पोजीशन, तो वर्टिकल कम्युनिकेशन होती है। कॉर्पोरेट कोई नहीं होती है, क्रॉस कम्युनिकेशन भी कोई भी कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन के बारे में। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन को बिटवीन द पीपल, डिवीजन, डिपार्टमेंट और यूनिट्स विद इन द सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, जहां पर सबका पोजीशन क्या होता है, सेम होता है। और एक चीज और याद रखनी है, इसको हम लेटरल कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। हॉरिजॉन्टल को हम लेटरल, काफी बार आपसे ऑप्शंस में यहाँ पे हॉरिजॉन्टल की जगह लेटरल लिखा रहता है, तो ये भी आपको क्या करना है गाइस, लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। ठीक है, अगर हम गाइस यहाँ पे बैरियर्स की बात करते हैं, जब हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करें तो ऑब्वियसली बैरियर्स भी आ सकते हैं। तो ये बैरियर्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, बैरियर्स के बारे में मैंने आपको बताया है, साइकोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, एनवायरमेंटल बैरियर, बहुत सारे तरीके के बैरियर्स हो सकते हैं। बैरियर्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कौन से होंगे, मोरलाइजिंग, बीइंग जजमेंटल एंड कमेंट्स ऑफ कंसोलेशन। अगर हम किसी को जज कर रहे हैं, है ना, मोरलाइजिंग कर रहे हैं, किसी के बारे में उल्टा सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, ठीक है,
तो वो एक बैरियर है। डायलॉग, समरी एंड सेल्फ रिव्यू, ये तो एक, देखो ये तो एक क्या है, बैरियर। ऑब्वियसली आप किसी को जज कर रहे हो, आप बात कर रहे हो, बात करते करते किसी को जज कर रहे हो, तो वो क्या एक बैरियर है। डायलॉग, समरी एंड सेल्फ रिव्यू ये बैरियर नहीं है ना। सेल्फ रिव्यू कर रहे हो तो कोई बैरियर नहीं आ सकता है। सिंपल वर्ड, कूल रिएक्शन एंड डिफेंसिव एटीट्यूड, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, ठीक है, सिंपल वर्ड्स यूज कर रहे हो, कूल रिएक्शन है, तो क्या वो एक बैरियर है? नहीं। पर्सनल स्टेटमेंट, आई कॉन्टेक्ट एंड सिंपल नरेशन, ये भी एक बैरियर नहीं है, क्योंकि ये तो एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो यहाँ पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट हो रहा है, सिंपल आप मैसेज को नरेट कर रहे हो, तो ये भी क्या है, एक बैरियर नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। किसी को जज करना, किसी को मोरलाइज करना। मोरलाइजिंग का मतलब होता है जब आप किसी को बताते हो कि कोई क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे आप किसी को कमेंट करते हो, है ना, आप किसी से बात कर रहे हो, आप उनको कमेंट कर रहे हो कि नहीं नहीं, ये चीज सही है और ये चीज गलत है, तो ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हिंड्रेंस आ सकता है ना, क्योंकि काफी लोग क्या हो सकते हैं, इससे डीमोटिवेट हो सकते हैं। तो डीमोटिवेशन क्या है, एक बैरियर का ही पार्ट है। इसलिए इफ आई वर यू आई वुड हैव नेवर डन दैट, आप किसी को बोलते ना, अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं ये शायद नहीं करता, तो इससे क्या होता है, सामने वाले को बहुत डीमोटिवेशन होता है कि हमने ये काम किया ही क्यों। इसलिए यहाँ पर मोरलाइजिंग कभी भी नहीं करना चाहिए, ये एक बैरियर का ही पार्ट है। और स्पेशली इफेक्टिव कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, किसी को जज करना, है ना, किसी को बहुत जल्दी ओपिनियन देना, ठीक है, जब आप किसी को बार बार ओपिनियन दोगे, किसी को जज करोगे, तो उसकी सेल्फ एस्टीम जो है वो अफेक्ट होगी, तो इसलिए स्टेटमेंट भी गलत है। कमेंट ऑफ कॉन्सोलेशन, ठीक है, किसी को यहाँ पर क्या करना, कंफर्ट शो करना। कंफर्ट जब आप शो करते हो किसी को, तो यहाँ पर उनकी मेंटल स्टेट भी इफेक्ट होती है ना। जैसे आप बहुत ज्यादा किसी को शुगर कोटेड बातें बता रहे हो, बहुत कंफर्ट दिखा रहे हो, है ना, बहुत अच्छा बन के दिखा रहे हो, तो वो भी क्या हो सकता है, एक बैरियर हो सकता है। इससे क्या हो सकता है, उनकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट, मेंटल स्टेट इफेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मोरलाइजिंग, बीइंग जजमेंटल एंड कमेंट ऑफ कॉन्सोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, व्हेन अ सेंडर मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन सो दैट इट विल बी सीन मोर फेवरेबली बाय रिसीवर इन कम्युनिकेशन इट इज कॉल्ड। जब भी कोई सेंडर मैसेज को भेज रहा है, ठीक है, जब भी सेंडर मैसेज को भेज रहा है और वो मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, मैसेज को मैनिपुलेट कर रहा है, उस मैनिपुलेशन को हम क्या बोलेंगे? क्या वो सिलेक्टिव परसेप्शन है, लिंग्विस्टिक ट्रैप है, फिल्टरिंग है, या फिर इमोशनल अपील है? देखो, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है, लिंग्विस्टिक, देखो सिलेक्टिव परसेप्शन तो नहीं है, ठीक है, जब आपने परसेप्शन को सिलेक्ट ही कर लिया है तो वो कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, है ना। जब आपने सोच लिया कि मैसेज क्या लिखना है, तो फिर आप मैनिपुलेट नहीं करोगे। लिंग्विस्टिक ट्रैप का मतलब होता है लैंग्वेज ट्रैप, तो लैंग्वेज ट्रैप करने से कभी भी मैसेज मैनिपुलेट नहीं होता है ना। आप किसी भी लैंग्वेज में लिखो तो उससे कोई भी मैसेज मैनिपुलेट नहीं होगा। पूछा है सेंडर जब इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करता है जो आप रिसीवर को भेज रहे हो, तो लिंग्विस्टिक ट्रैप एक लैंग्वेज का ट्रैप है, ये बैरियर हो सकता है, ठीक है, एक लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, लेकिन ये मैसेज मैनिपुलेशन नहीं है। मैसेज मैनिपुलेशन को हम बोलते हैं फिल्टरिंग। जब आप मैसेज को फिल्टर करते हो, जब मैसेज को हम बढ़ा चढ़ाकर भेजते हैं, बढ़ा चढ़ाकर लिखते हैं, है ना, कुछ भी लिख देते हैं मैसेज को बहुत, यहाँ पर जैसे आप कोई बात लिख रहे हो, बहुत बड़ा चढ़ाकर उसको लिखना, दैट इज अ फिल्टरिंग, ठीक है, तो ये मैनिपुलेशन होता है। तो फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है, एक मैनिपुलेशन करना, जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैसेज को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, मैसेज मैनिपुलेशन को ही यहाँ पर फिल्टरिंग बोला जाता है। तो इससे क्या होता है, डिलीवरी ऑफ एक्चुअल मैसेज, जो एक्चुअल मैसेज जा रहा है वो नहीं जाएगा, और जब एक्चुअल मैसेज नहीं जाएगा तो इससे क्या होगा, मिस कम्युनिकेशन। तो हमेशा फिल्टरिंग से क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, क्योंकि जब आप मैसेज को बढ़ा चढ़ाकर लिख रहे हो तो हमेशा उससे क्या होगा, यहाँ पर मिस कम्युनिकेशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो फिल्टरिंग आएगा, लिंग्विस्टिक ट्रैप नहीं आएगा, क्योंकि लिंग्विस्टिक ट्रैप एक बैरियर हो सकता है, ठीक है, तो बैरियर को आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कलर इन ट्रेडिशनल कलर थ्योरी। ये पार्ट है आपका हाउसिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग से, ठीक है। इसने बोला है कौन से ऐसे प्राइमरी कलर हैं, तो प्राइमरी कलर कौन से होते हैं गाइस, प्राइमरी कलर होते हैं रेड, ब्लू एंड येलो, जिसको हम RBY के नाम से जानते हैं। और सेकेंडरी कलर्स कौन से होते हैं, देखो यहाँ पर अगर मैं प्राइमरी कलर की बात करूं तो हम बेसिक
प्राइमरी कलर कौन से, ये हम कलर व्हील की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, कलर व्हील से। तो कलर व्हील को समझने से पहले हमें प्राइमरी कलर के बारे में पता होना चाहिए। प्राइमरी कलर कौन से होते हैं, रेड, ब्लू एंड येलो। उसके बाद सेकेंडरी कलर्स, ठीक है। सेकेंडरी कलर्स कौन से होते हैं, जब हम प्राइमरी को मिक्स करके बनाते हैं, दैट इज सेकेंडरी। तो सेकेंडरी कौन से होंगे, पर्पल, ऑरेंज एंड ग्रीन। आपको कैसे याद रखना है, पीओजी, है ना, पानी पीओजी। तो यहाँ पे पीओजी से आपको सेकेंडरी याद रखने हैं। टर्शरी कलर्स कौन से होते हैं, ठीक है। टर्शरी कलर्स होते हैं जब हम यहाँ पर सेकेंडरी को मिक्स करके बनाते हैं, ठीक है। इसमें हम सेकेंडरी को मिक्स करके बनाते हैं, प्राइमरी और वन प्राइमरी और वन सेकेंडरी, तो बनता है टर्शरी कलर, ठीक है। जब हम वन प्राइमरी और वन सेकेंडरी को कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, टर्शरी कलर बनता है। तो यहाँ पर आपसे प्राइमरी कलर के बारे में पूछा गया था, तो प्राइमरी कलर क्या है, रेड, ब्लू एंड येलो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। आप ऐसे कलर व्हील बना सकते हो, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी कलर, रेड, ब्लू एंड येलो, और उल्टा ट्राइंगल बना दो तो कौन सा होता है, पर्पल, ऑरेंज एंड ग्रीन, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गए कलर्स, ये सारे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है। एनालोगस हो गए ये आस पड़ोस वाले, ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्शरी निकल जाएगा, ऑरेंज रेड कलर बनेगा, यहाँ पर ऑरेंज येलो बन जाएगा, यहाँ येलो ग्रीन बनेगा, यहाँ ब्लू ग्रीन बनेगा, यहाँ पर्पल ब्लू बनेगा, और यहाँ पर एक पर्पल रेड कलर का मिक्सिंग बनेगा। तो ये एक टर्शरी कलर बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कलर व्हील से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। यहीं तक अब हम अपने क्वेश्चन को छोड़ते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कलर व्हील याद होना चाहिए, ठीक है। कलर व्हील, उसके बाद यहाँ पे टाइप्स ऑफ कलर्स, कि रिसीडिंग कलर कौन सा है, कूल कलर कौन सा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वार्म कलर कौन सा है, इसमें भी दो तरीके के होते हैं, एक वार्म कलर होता है, एक कूल कलर होता है, और एक यहाँ पर न्यूट्रल कलर आते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आपको सबको पता होना चाहिए। इसको हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगी। तो आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे कुछ नए PYQs के साथ। तो आई होप आपको ये सारे PYQs क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को मैक्सिमम लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि और स्टूडेंट्स को भी पढ़ने का मौका मिले। साथ साथ यहाँ पर जो भी टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ PYQ में, उन टॉपिक्स को भी एक बार डीप में पढ़ लेना, ताकि एग्जाम में आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। इन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सो टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर। इन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।